हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत, फिजिक्स लेक्चरर इन HGM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल। प्यारे बच्चों, यूनिट सेकंड में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी डिनोटेड बाई J, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाई सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। उन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इनका जो रिलेशन आता है उससे हम टर्म को नया नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई करने पर जो करंट फ्लो होता है वो करंट की वैल्यू क्या होती है? I = NEA/VD। N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम यहाँ पे क्रिएट करना है J, तो J के लिए हम एक उधर लाते हैं जब लेफ्ट साइड में, तो I/A बन जाता है और इक्वल्स टू क्या रहता है NE/VD। और जैसे कि आप जानते हैं, एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी डिनोटेड बाई J एंड वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या आती है E/τ/m। देन व्हाट वी गेट, इन वैल्यूज को पुट करने पर I/J, देन N इंटू में E और VD की वैल्यू E/τ/m। और यहाँ से क्या मिला हमें N इंटू E क्या हो जाएगा NE², E/τ/m, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं J = NE²τ/m इंटू में E। अब आपको टर्म देखनी सिग्मा के लिए, हमने पता था एज सिग्मा की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है 1/ρ। रो की वैल्यू कितनी होती है, जैसा कि आप जानते हैं रो की वैल्यू होती है m/NE²τ। और यहाँ पे क्या है NE²τ/m, तो ये क्या बन जाएगा 1/ρ, जिसकी वैल्यू है NE²τ/m। इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करने पर क्या मिला, J = ये वैल्यू क्या बन गई सिग्मा इंटू में E, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और दोनों टॉपिक को हमने एक ही टॉपिक में किया है यहाँ पे। जैसे जैसे पेपर में अगर रेजिस्टेंस के लिए पूछता तो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन करेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए पूछता तो रेजिस्टिविटी का करेंगे। आपने पता था जो रेजिस्टेंस का रिलेशन आता है हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, आर की वैल्यू क्या आई थी mL/NE²A/τ। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, N इज द नंबर डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया, τ इज द रिलेक्शन टाइम। कंडक्टर में N जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर के लिए M, L, N, E और A सारी वैल्यूज क्या कांस्टेंट, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी R डिपेंड्स ऑन R प्रोपोर्शनल टू 1/τ। टाउ क्या रिलेक्शन टाइम। इसका मतलब है रेसिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके टेम्परेचर के। सिमिलरली रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है m/NE²τ होता है। सेमी कंडक्टर या कंडक्टर सेमी कंडक्टर जिसके लिए भी हम बात कर रहे हैं उसके लिए m और E तो क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन जो हमारे वेरिंग होंगे वो क्या होंगे n और τ हो सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, n पर और τ पर। n द नंबर डेंसिटी, τ इज द रिलेक्शन टाइम। अब पहला जो टॉपिक हमारा वो है हमें वेरिएशन निकालना टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी का फॉर कंडक्टर, मेटल कंडक्टर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर कंडक्टर्स में जब उनका टेम्परेचर राइज अप करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, एन क्या रहता है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल तेज़ी से पहुंचते हैं, जिससे रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घट जाती है, टाइम कम लगता है इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने में। और जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो साथ में एन भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सीधा हमने एक साथ लिखा है हैंस रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब वाइस वर्सा मीन अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अभी तो हमने क्या किया इंक्रीज के लिए, तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। यहाँ पर हमने ग्राफ्स बनाए हैं कॉपर के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा जो कॉपर के लिए वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर का भले ही टेम्परेचर 0 हो फिर भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी होता है, इसलिए हमने थोड़े सम पार्ट अपार्ट से शुरू किया है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वैल्यू। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कॉपर के लिए कुछ टाइम बाद या 273 केल्विन के बाद रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से राइज अप होता है, जबकि निक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन ये मटेरियल्स हैं जिनके साथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी लीनियरली बढ़ती है स्ट्रेट लाइन के द्वारा, 0 से नहीं है, सम पार्ट अपार्ट है। अब हम जो वेरिएशन निकालेंगे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी का वो होगा सेमीकंडक्टर्स के लिए।
जैसे कि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, बाउंड होते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर राइज अप करते हैं नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें कंडक्टर में आपको ध्यान रखना है जो हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी थे वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, एन टाउ पे। तो टेम्परेचर राइज अप होने पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंक्रीजेज मोर देन डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। उतना रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज नहीं होता जितने, उससे ज़्यादा हम क्या बढ़ जाते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो हमारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, नंबर डेंसिटी पे ज़्यादा पड़ेगा। तो नंबर डेंसिटी बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ज़्यादा बढ़ जाती है नंबर डेंसिटी, तो इसी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मोर देन डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम में उतना डिक्रीज नहीं है। तो नंबर डेंसिटी के अपोजिट इन्वर्सली होने की वजह से रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी घट जाते हैं, किसके, सेमीकंडक्टर के। एंड वाइस वर्सा, जिसका मीनिंग आप जानते हो, उसका उल्टा, अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। उसका हमने ग्राफ बनाया है। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है एक्सपोनेंशियली। बाकी इसमें मैंने यही शॉर्ट टर्म्स में लिखी हैं आसानी से याद करने के लिए। इसमें 2 फैक्टर्स और ऐड कर दिए हैं, टेम्परेचर डिक्रीज वाले और कंडक्टिविटी, और आपको दूसरी टर्म क्या है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जब रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या होंगे, घटेंगे। इसे आप याद जरूर करना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कि आपने देखा टेम्परेचर बढ़ने के साथ या घटने के साथ हमारा रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में चेंज हर मटेरियल के लिए सेम नहीं होता, वो हर मटेरियल के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी में टेम्परेचर के बदलने से कितना चेंज आया उसे हमें मेजर करना है। जो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। उस टर्म को जो मेजर करते हैं, जिस क्वांटिटी के द्वारा मेजर करते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है हाउ द रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल चेंजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ किस तरह बदलता है। किसी मटेरियल की टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होगा, किसी का लो होगा, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा। तो उससे हम अपनी डिवाइसेस देखते हैं कहाँ पे हमें कौन सी डिवाइस यूज करनी है, जिसका हम फॉर्मूला किस तरह निकालते हैं। इसका टॉपिक ये देखा है, जब रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टेंस होता है आर टी, रेसिस्टेंस है टी टेम्परेचर, तो आर नॉट के इक्वल तो होगा नहीं। आर नॉट तो है ओरिजिनल, जब हमारा 0 डिग्री है, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। और जो वैल्यू निकली है उसकी निकल के क्या आई है, 1 प्लस में अल्फ़ा टी। टी क्या, राइज इन टेम्परेचर। ये बराबर नहीं होती, आपकी वैल्यूज आती हैं तब ये इक्वेशंस बराबर होती हैं। और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू निकलती है आर टी माइनस आर नॉट, इसे बोलते हैं राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर, कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आपकी वैल्यूज हो टेम्परेचर की क्या, T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अल्फ़ा की जो वैल्यू निकलती है R2 माइनस में R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। इससे आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे मेजर करते हैं, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन में। ऊपर रेजिस्टेंस नीचे रेजिस्टेंस कैंसिल आउट, तो क्या बचा, राइज इन टेम्परेचर बचा सिर्फ, जिसकी वैल्यू होगी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपको, उसमें लिखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे मेजर करती है, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी को विद टेम्परेचर। इट्स की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। कंडक्टर के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू, पॉजिटिव, क्योंकि कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है आर टी, आर नोट क्या होता है कम, ज़्यादा में इसका कम वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, जिससे आर नोट हमारा ज़्यादा होगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, नेगेटिव। कुछ हमारे एलॉयज होते हैं लाइक कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, इरिका, इनकी रेसिस्टिविटी जो होती है हाई होती है, लेकिन इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है क्या होता है, वेरी स्मॉल या लो होता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होने से इन्हें हम स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल्स बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनका रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ती। और हमें डिवाइसेज पढ़नी है, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेज क्या होती है। सिंपली आपने पढ़ के देख सकते हैं, ओमिक डिवाइसेज वो होती हैं जो ओम्स लॉ को भी करती हैं। ओम्स लॉ का मीनिंग V और I जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इज नोटेड बाई स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेसिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। और नॉन ओमिक डिवाइसेज क्या होंगी, ये वो डिवाइसेज होती है जिनमें V और I का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कैसा होता है, नॉन लीनियर, मतलब रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं होता, जिन्हें हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स।
अब जो हमारी डिवाइसेज हैं, अब फेलियर्स, ओम्स लॉ फेल क्यों हुआ? ओम्स लॉ फेल इसलिए हुआ क्योंकि नन ओमिक डिवाइसेज के लिए फेल हुआ था, क्योंकि नन ओमिक डिवाइसेज के लिए वी आई की वैल्यू ग्राफ क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। दूसरा कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो वी आई ग्राफ क्या नहीं रहता, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट जो फेलियर का कारण था ओम्स लॉ का, वो ये था नॉन लीनियर जो एलिमेंट्स होते हैं, थायरिस्टर होता है, इलेक्ट्रिक अर्क होती है, क्योंकि इनका जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट के लिए, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, फेलियर्स। और इन्हीं फेलियर्स को किसका नाम दिया गया, लिमिटेशंस का। टेम्परेचर, स्ट्रेन और कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। अगर ओम्स लॉ भी करना है, टेम्परेचर, स्ट्रेन क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। दूसरा, जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, अब नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से हैं, थायरिस्टर है, इलेक्ट्रिक अर्क है, और जो यूनिलेटरल नेटवर्क्स होते हैं लाइक ट्रांजिस्टर और डायोड, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेज, इनके लिए ये ओम्स लॉ को भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो वैल्यू होती है वी आई का जो रिलेशन होता है सेम नहीं होता डायरेक्शंस ऑफ करंट के लिए। क्यों नहीं होता सेम? क्योंकि आर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती।